Assalamualaikum. This is Rabia Rashid and you are watching our lectures, and today we will be talking about how to cover optionals. जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है ना, ये हमें अच्छे लगते हैं इसलिए कि हमारी अपनी चॉइस होती है और अपनी चॉइस किसे बुरी लगती है। तो इसमें जो है ना, ये होता है कि हमें किसी को मोटिवेट नहीं करना पड़ता, बस थोड़ा सा हमें इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और हम जो है वो इसको कर लेते हैं। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में ना एक एक सब्जेक्ट ऐसा होगा आपके पास जो 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो उसको आपने कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम देना है बाकियों की निस्बत, क्योंकि वो जो है एक्चुअली 2 सब्जेक्ट्स के इक्वल होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स की बात करूँगी, 6 की नहीं, क्योंकि बहरहाल उनमें से एक सब्जेक्ट आपका जो 5वें वाला होगा वो 200 नंबर का हम एज़्यूम कर रहे हैं। और इसके अलावा 100 मार्क्स वाले जो ऑप्शनल्स होंगे उसमें कुछ इतने ईज़ी होंगे जो 15 डेज़ में कवर हो सकते हैं, और कुछ होंगे जिनको तकरीबन आपको 15 टू 1 मंथ तक लगेगा। और ये भी हर एक के अपने ऊपर होता है, कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जो आपको हो सकता है 200 मार्क्स का हो लेकिन आप 1 मंथ में कवर कर लो, आपको इतना अच्छा लगता है, इंटरेस्ट इतना हो और वो चीज़ें याद ईज़ी हो जाएँ आपके लिए, मटेरियल हो आपके पास। लेकिन बिगिनर्स जो होते हैं ना, इनको मटेरियल गैदर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बहरहाल ये जो है मैं टाइम टेबल ये अज़्यूम करके दे रही हूँ कि मटेरियल आपके पास है और चीज़ें जो हैं अगर कोई सर्च करने वाली भी हैं तो वो थोड़ी बहुत हैं। ओवरऑल आपके अपना मटेरियल सारी चीज़ें गैदर कर ली हैं। तो उसके बाद अब हम इसको कैसे तैयार करें? तो तैयार कैसे करना है, जो अगर आप किसी चीज़ को ना पूरा 1 मंथ असाइन करते हो ना, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि जी ऐसे कर लिया तो 6 मंथ्स में हमारे ऑप्शनल्स कवर हो जाएँगे। 1 महीना एक सब्जेक्ट को देना है। लेकिन होता क्या है कि हम 1 महीना तो असाइन कर देते हैं, लेकिन उस 1 महीने में 1, 2, 3, 4th डे हमारी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है एनर्जी। फिर वो जो है ना स्लो चलता फिर हम कहते हैं छोड़ो, फिर अभी तो 1 महीना पड़ा है, मैं लास्ट 10-15 डेज़ में कर लूँगा। चलो जी, ये महीना जो है ना, अब सारा दिन क्या मैं यही एक सब्जेक्ट पढ़ता रहूँ, सपोज़ के पॉलिटिकल साइंस है या कुछ भी है। कुछ दिनों के बाद ना, यानी आपकी वो एंथुसियाज़्म रह ही नहीं जाता जो आपने स्टार्ट करने वाले फर्स्ट 2-3 डेज़ में होता है। तो आपने जी वो बाकी सारे दिन ये ऐसे करके ज़ाया कर दिए और यू अकम्प्लिश नथिंग। और उसके बाद क्या, लास्ट वाले जब आपको पता था कि अब मैंने नया वाला कोई सब्जेक्ट तैयार करना है, तो चलो आखिरी अलविदा कहते हुए इसे कुछ चीज़ें देख लूँ, तो वो थोड़ा-सा आप उसको अच्छी तरह पढ़ लेते हो। लेकिन फिर मतलब असल में वो महीना जो है ना आपका बस ऐसे ही चला जाता है। अ, हो सकता है दूसरे लोगों का ना जाता हो, लेकिन जो मेरा तरीका था वो तो ऐसे ही होता था कि अगर मैंने 10 दिन भी किसी को दिए ना, तो किसी चीज़ के लिए 10 दिन भी बहुत ज़्यादा है। मेरा मतलब अटेंशन स्पैन ही 2-3 दिन का होता था, उन चीज़ों पे नहीं फ़ोकस किया जाता था। हाँ, अगर मैंने कोई यूट्यूब से कोई प्लेलिस्ट, कोई कोर्स मैं कर रही हूँ ना बाकायदा उस पे, तो वो मुझे होता था कि अच्छा ये ख़त्म हो जाए फिर मैं दूसरे पे जाऊँगी। तो वो बाकायदा करते-करते अगर मतलब वीडियोज़ बिल्कुल सिलेबस के मुताबिक बनी हुई हैं और हर चीज़ जो है उस पे अवेलेबल है, 30-40 वीडियोज़ हैं, तो फिर तो वो अगर उसको लगते थे ना कुछ दिन, 10 दिन भी लगते थे, तो मैं लगा लेती थी। लेकिन अगर मुझे पता होता था ना कि मैं ऑर्गेनाइज़्ड नहीं हूँ, मैंने मतलब इतने दिनों के बाद मुझसे नहीं होना, तो मैंने बस उसको थोड़े दिनों तक चीज़ को कर देती थी। उसके बाद अगले सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। अब ये देखो, मैंने ये दूसरा टाइम टेबल इसीलिए बनाया कि आपने शुरू हुए, आपका अटेंशन स्पैन यहाँ तक था बस। अब एक ब्रेक ले लो, ठीक है, ब्रेक ले लो या एमसीक्यूज़ प्रिपेयर कर लो। ये मैंने एमसीक्यूज़ ना इसीलिए यहाँ पे आज लगा लिख दिया था कि एमसीक्यूज़ अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं और ये सोचते हैं कि एंड पे ये कर लेंगे। अगर एंड तक के लिए छोड़ दो ना एमसीक्यूज़, तो एंड पे और बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। एमसीक्यूज़ तो कोई एक दिन में तो नहीं याद होते। तो एमसीक्यूज़ को साथ-साथ ही आपको इसको तैयार करना है, पास्ट पेपर से देखो और वहाँ नेट पे आपको मिल जाते हैं। तो वो सारे जो है ना, वो सब्जेक्ट के साथ-साथ ही करो, क्योंकि बहरहाल आपके ये 6 सब्जेक्ट्स हैं और 20 भी एमसीक्यूज़ आपके अगर ठीक हो जाए तो 120 मार्क्स आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क दिला देते हैं। और होता है फ़र्क, एमसीक्यूज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मार्क्स का, तो इसलिए एमसीक्यूज़ की तैयारी आपने साथ करनी है। फिर जी आप आगे सब्जेक्ट 2 पे, और आपने ये खोला पढ़ना शुरू किया तो आपको अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि अच्छा ये भी चीज़ मुझे नहीं आती, ये भी नहीं आती। ये 2-3 दिन आपको जो है ना, पहले दिन तो इसी में गुज़र जाता है कि मुझे आता क्या नहीं है। दूसरे दिन में आप कहते हो कि अच्छा मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, इसके पास पेपर खोल के देख लिए, इस तरह कर लिया। और तीसरे दिन में आप जो है वो अपने सिलेबस को समझने लग जाते हो, उन चीज़ों को समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। तो फिर उसके बाद आप स्किप कर जाते हो थर्ड पे। इसी तरह आपने थर्ड को अच्छी तरह जाँच लिया, उसके पास्ट पेपर्स पहले दिन में देख लिए, फिर थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया।
और एक जो है ना आपने ओवरव्यू ले लिया अपनी बुक का, और तीसरे दिन एक आध टॉपिक कर लिया उस सब्जेक्ट का, कोई एक आध चैप्टर कर लिया अगर आपकी स्पीड अच्छी है और वो टॉपिक यानी इजी था, तो थोड़े थोड़े नोट्स बना लिया आपने। कम से कम एक चैप्टर में अज्यूम कर रही हूँ कि आप एक दिन में कर लोगे अगर ऑप्शनल इजी है तो। फिर फोर्थ सब्जेक्ट पे आप आ गए, 3 दिन आपको आपने उसी तरह उसको लगाए। पहले दिन पास्ट पेपर्स खोले, उसके जो है पास्ट क्वेश्चंस देखे, एमसीक्यूज देखे, वो चीजें की। फिर आप आ गए अपने वो 200 नंबर वाला जो पांचवा ऑप्शनल था, उसको आपने दिए रिलेटिवली ज्यादा दिन, क्योंकि वो देख के तो आप जरा हॉरिफाइड भी हो गए कि अच्छा ये कवर कैसे करना है, इसका मटेरियल कहाँ से आएगा, इसके तो पास्ट पेपर में क्वेश्चंस ही ऐसे हैं जो पता ही नहीं कहाँ से दे दिए इन्होंने उठा के, वो सारी चीजें। तो वो उस हॉरर से निकलते निकलते एक हफ्ता आपको लग जाता है। फिर आप दोबारा आ जाते हो अपने सब्जेक्ट वन की तरफ। जब आप इस पे दोबारा आते हो तो आपको लगता है कि ये आपका कोई भूला बिसरा दोस्त था, आप इसको जानते हो, इसको पहचानते हो, दोबारा मुलाकात हो रही है, मजीद कुछ बातें खुलेंगी, तो गपशप लगाएं उसके साथ। ठीक है, 3 दिन, उसके बाद फिर या तो रेस्ट करें या फिर एमसीक्यूज लेके उसके बैठ जाएं और थोड़ा थोड़ा करते रहें। फिर आगे आप दोबारा से अपने सब्जेक्ट टू पे, इसको आप कहेंगे कि हाँ तुमसे भी मिला हुआ हूँ, थोड़ी बातें की थी, अब दोबारा करते हैं। उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट पे इस तरह रिपीट करते जाए नेक्स्ट मंथ तक। इससे ये होता है कि आपका वो जो एक बिल्ड हो रहा होता है ना कि मैं तो 1 महीने से इसी सब्जेक्ट पे लगा हुआ था और जो है बाकी सब्जेक्ट्स तो मैंने देखे ही नहीं, उनमें पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब वो तो मुझे आता ही नहीं, और मैं कब जाके एंड पे उसकी तैयारी करूंगा, कब मैं उसका मटेरियल इकट्ठा करूंगा। और आप जो है ना अजीब सी आपको फीलिंग्स आती रहती हैं जब तक आप उस सब्जेक्ट को खोल के ना देख लो। तो अगर आप इस तरह डिवाइड करते रहो ना, और ऑप्शनल्स अगर इजी लग रहा है आपको, अब समझ आनी शुरू होती है, तो इनके साथ साथ कंपलसरी सब्जेक्ट की या इंग्लिश की कोई एक दो चीजें साथ कर ले इंसान। अगर आपके ऑप्शनल इस तरह आपने चूज किए हुए हैं, जैसे मेरा एक ऑप्शनल इटो पाक हिस्ट्री था, तो मेरी पाक अफेयर्स की वैसी उसके साथ तैयारी हो जाती थी, वो करते करते एमसीक्यूज और वो चीजें रिपीट हो जाती थी और वो फायदा होता था उसका। तो वो टाइम कंपैरेटिवली कम लगता है। तो इस तरह ऐसे वगैरह में भी काफी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके ऑप्शनल्स में भी सेम ही होते हैं चीजें। तो वो चीजें आपका ऐसे की भी एक्चुअली तैयारी साथ साथ हो रही है, तो दरमियान में अगर आपने कोई दिन ब्रेक के लिए रखा है या आपने ऐसे के लिए रखा है, तो आप इस थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो अपना टाइम टेबल। ठीक है, मैंने वेनेसडे खाली छोड़ा है, आप संडे छोड़ लो, या जो आप अपनी सहूलत से ना उसको चेंज कर लो, लेकिन ये करो कि रिपीट करो। अच्छा, अब इसमें आई होप के समझ आ गया टाइम टेबल वगैरह, आप अपना खुद ही इस तरह एक रफ सा बना के तो अरेंज कर लो चीज़ें, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाल लो। फॉर एग्जांपल मैप्स, मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता था एक मैप्स का, शुरू में नहीं बनाने आते थे, जब मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी ना, इवन मुझे पाकिस्तान का मैप बनाते बहुत मुश्किल हो जाती थी। और अब तो ऐसे होता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, अगर कोई ज्योग्राफिकल कोई इस तरह की डिस्कशन आ जाती है ना, तो मैं उसकी डायग्राम, और अगर वो मैप्स है तो मैप्स बना के वो चीज़ ज़रूर बताती हूँ, इतना मज़ा आता है। तो इसकी प्रैक्टिस करने से ही ना, मतलब कुछ दिन आपको मुश्किल लगेगा, आप कोई टॉपिक कर रहे हो ना, इंडिया का कर रहे हो, चाइना का कर रहे हो, यूएस कर रहे हो, तो उन चीज़ों में जहाँ जहाँ कोई रास्ते आते हैं, मैप्स आते हैं, वो चीज़ें ड्रॉ करके देखा करो। उससे चीज़ें याद भी रहती हैं और आपके ना बेहतरी आने लग जाती है, और इनडायरेक्टली आपके वो कंपल्सरी में भी आपको हेल्प कर रही है ना, अगर आपने बनाने सीख लिए हैं फ्लो चार्ट्स और मैप्स वगैरह, तो वो आपको कंपल्सरी में भी हेल्प आउट करेगा। और एक और मेरा प्रॉब्लम था कि मेरा जनरल साइंस और एबिलिटी में ना मैथ्स पोर्शन एक साइकोलॉजिकल भी होता है, जिन बच्चों ने बायोलॉजी वगैरह रखी होती है शुरू से ही, तो उन्हें लगता है कि हम तो मेडिकल वाला था एक पीछे से, तो हमारा तो मैथ्स बहुत वीक है। तो इस वजह से उसमें काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो वो मैं अपने ऑप्शनल्स भी रखती थी, लेकिन हाफ एन आवर मैथ्स को ज़रूर देती थी, उसकी एक्सरसाइजेस करती थी। काफ़ी ज़्यादा मैंने उसको टाइम दिया, जनरल साइंस और एबिलिटी को तो बहुत ज़्यादा टाइम दिया था। उसको मैं ना, मतलब कोशिश करती थी, मैं उसको एज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट मैंने कभी सोचा ही नहीं कि उसको अलहदा से करना है। उसको बस मैं लगी रहती थी, करती रहती थी, एक टॉपिक कर लिया है तो दूसरा, उसके बाद मतलब मैथ्स के ना सारे वो जो है निकाल के, और एक्सरसाइजेज, और जितना मतलब मैं उसको बहुत मैंने प्रैक्टिस दी। फिर ना पार्ट 1 में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरी ये बहुत बड़ी कमी है। तो जो-जो चीज़ें आपको लग रहा है ना, अगर वो कंपल्सरी में भी आती हैं, तो वो ऑप्शनल्स वाले दिनों में थोड़ा-सा कर लो। ऑप्शनल्स ना कंपैरेटिवली ईज़ी मुझे लगते थे अपने, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें थ्योरेटिकल थी। तो उसको आप करना पढ़ना ही होता है, और उसकी बस आपने यानी पढ़ लिया है ना, समझ ली हैं चीज़ें, थोड़े से नोट्स बना लिए हैं, तो आप मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता उन चीज़ों में। तो मैथ्स का, जिनका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, उनको मैथ्स के साथ ये फीलिंग्स आती हैं, उन्हें लगता है कि बस हमें फ़ॉर्मूलाज़ पता हों तो हम सारा कुछ कर लेंगे।
तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम होता था मैथ्स को समझना। तो बस यही है कि आप जो है ना, जो चीज़ मुश्किल लगती है वो ऑप्शनल्स वाले डेज़ में भी अगर ऑप्शनल अच्छा हो रहा है, आप ना 1 महीने के बाद पटरी पे चढ़ जाएँगे। अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं ना, तो आपको अपने सारे ही ऑप्शनल्स बार-बार नज़रों से गुज़रते रहेंगे और हर दफ़ा जब आप दोबारा पलट के आते हो ना, तो आपको लगता है कि हाँ, ये सब्जेक्ट ना थोड़ा-थोड़ा अब मुझे आता है, मुझे ये चीज़ें पता है, मैंने इनको देखा था। एक नज़र भी देखते हो, उसके बाद छोड़ देते हो, फिर दूसरी नज़र डालते हो ना, तो वो रिपीट होता जाता है, वो चीज़ें ना आने लग जाती हैं आपको। और फिर क्या है कि अगर आपको मतलब आपने अपने ऊपर भी होता है, अगर आपको ये टाइम टेबल नहीं सूटेबल लग रहा, तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कई दफ़ा कि मैंने काफ़ी ज़्यादा दिन, तकरीबन मतलब 1 वीक भी दिया है पूरे-पूरे सब्जेक्ट्स को, कि नोट्स बनाने होते थे, कंप्लीट करनी होती थी चीज़ें, तो फिर मैं नहीं देखती थी टाइम को या टाइम टेबल को, कोई चीज़ नहीं देखती थी। बच्चे मम्मी की तरफ कई दफ़ा भिजवा देती थी और सर्दियाँ होती थी तो टेरेस में धूप में बैठ जाती थी और मतलब एक साइड पे कोने में होके ना अपना सारा कुछ समेट के घर के काम, तो वो लेके बैठ जाती थी और बस ऑप्शनल ही कवर करती रहती थी, नोट्स बनाती रहती थी। और 1 वीक, मुझे नहीं लगता है 1 वीक से ज़्यादा मैंने दिया। हाँ, लास्ट जो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी ना, सॉरी, लास्ट टाइम मैंने क्या किया था उस फर्स्ट अटेम्प्ट में कि इंटरनेशनल लॉ को मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया। उसे मैं हर टाइम करती रहती थी। इवन मेरे हस्बैंड अक्सर ही देखते थे कि वही खोल के बैठी है, तो कहते थे कुछ और भी कर लो इसके अलावा। मुझे लगता था कि वो बहुत टफ है और केसेस उसके याद नहीं होंगे मुझे। तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया। उस पे मैंने यूट्यूब पे लेक्चर्स भी सुने। उसको जो थी बुक, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थी, मोटी-ताज़ी किताब थी वो। उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम दिया। लेकिन हुआ ये कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे उसमें मार्क्स कम आए थे, 38 मार्क्स थे और मुझे लगा कि ये तो जस्टिस नहीं हुआ मेरी मेहनत। तो फिर खैर मुझे ये बात समझ आई कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं। तो अगली दफ़ा फिर मैंने ऐसे ही किया। जब मुझे पता होता था ना कि 3 दिन है मेरे पास, तो मैं क्या करती थी, पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू लेती थी और बुक में ना क्वेश्चन एंड पे दिए होते हैं। मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं उस चैप्टर से, तो मैं वो क्वेश्चंस देखती थी। एडम अब्बास की बुक थी, तो उसमें क्वेश्चंस देख के ना, तो फिर मैं अपने आप को पहले आंसर करती थी कि इसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट एक दफ़ा तो वो बुक पढ़ी हुई है ना, एग्ज़ाम भी दिया हुआ है। और फिर मुझे समझ आया कि मैंने तो चीज़ों को बड़ा ही सिंपल तरीके से बस एक-एक लाइन देखी, नोट्स बना लिए, ये काम किया था। मैंने अपने आप को क्वेश्चनिंग की नहीं थी। क्वेश्चनिंग करें, बुक के एंड पे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, जो अच्छी बुक्स होती हैं, उनमें अक्सर दिए होते हैं। जैसे एंथ्रोपोलॉजी की भी मेरी जो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं, तो उसमें एंड पे समरी भी दी होती है पूरे चैप्टर की और एंड पे क्वेश्चंस भी दिए होते हैं। तो जब उसको देख के फिर मैं तैयारी शुरू करती थी ना, और मैंने अपना एक गोल सेट किया हुआ था कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना, मैंने कम से कम 2 चैप्टर 1 दिन में करने हैं, क्योंकि मैंने ये पहले किया हुआ है। तो उस दफ़ा मेरी तैयारी अच्छी थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क फ़ील हुआ कि मुझे लगा कि अब इंटरनेशनल लॉ में से मुझे कोई कुछ भी पूछ ले, मुझे ये आता है। मैंने इतनी अच्छी तैयारी कर ली, उसके एमसीक्यूज़ इतने अच्छे प्रिपेयर किए, बल्कि एमसीक्यूज़ करते हुए तो ऐसे लग रहा था जैसे बुक सामने खुली हुई है, इतनी ज़्यादा अच्छे वो प्रिपेयर्ड थे। यूँ लग रहा था कि उसी बुक से उन्होंने दिए हैं उठा के ना। तो कहते इवन एक हमारे साथ की फ्रेंड थी, तो उसने मतलब ग्रुप में ये बात भी की थी एकेडमी की, मतलब पुराना ग्रुप था तो उसमें जो है ना, वो लीव नहीं किया। तो उस ग्रुप में किसी ने कहा था कि यूँ लगता है कि जैसे अंकल एडमोला बास ने ही बैठ के पेपर बनाया है। इस तरह उसमें आए हुए थे एमसीक्यूज़। तो वो मुझे फिर लगा कि वाक़ई मेरी ना मेहनत जो है वो इस दफ़ा रंग ले आई है। तो इस तरह जो है ना, मतलब अगर कभी-कभी बहुत ज़्यादा भी आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन हो सकता है आपकी बुक जो है वो आपके एग्ज़ामिनर ने उस बुक से नहीं बनाया, ये भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है चीज़ों को। और पास पेपर्स और ये चीज़ें करके ना, तो फिर एक तसल्ली हो जाती है कि कुछ-कुछ किया हुआ है हमने। तो इस तरह आईआर का मुझे लगता था कि ये तो मेरा कभी कवर नहीं होगा। ये 200 मार्क्स का था और बुक्स भी इसकी बहुत ज़्यादा थी। और बुक्स भी ऐसे, शुरू में तो मेरे पास बुक्स थी ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आती थी कि लोग कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। फिर उसकी जो है कोर्स आउटलाइन से देख के तो मैंने एक बुक ऑर्डर की, फिर एक जो है ना एकेडमी में क्लास में एक दफ़ा किसी लड़की की मैम ने तारीफ़ की थी पेपर की, उससे मैंने कॉन्टैक्ट किया और मैंने कहा कि प्लीज़ आप मुझे बताओ कि आपने कौन-सी बुक से तैयार किया है ना? तो उसने फिर 2 बुक्स बताई कि ये मैं पढ़ती हूँ और शायद उसका ना मेजर भी आईआर में था। मतलब मैं उससे कह रही थी कि मैं तो आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। वो कहती मुझे सारे ही ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि एकेडमी में ऐसे ही होता है ना कि कोई आपकी तारीफ़ें कर दे, कोई भी टीचर आपकी तारीफ़ कर दे, तो बाकी सारे बच्चे मतलब वो इतनी हसरत से उसको देख रहे होते हैं कि इसको पता नहीं कैसे इतना कुछ आता है। तो उसने कहा था कि मेरा ना फ़िक्र ना करो, मेजर ही इसमें है, मैंने मास्टर्स इसमें किया आईआर में, तो इस वज़ह से मुझे ये चीज़ें पता हैं।
तो उससे मशवरा करने का मुझे ये फ़ायदा हो गया कि जो उसके मशवरे से फिर मैंने एक हेनरी नाउ की बुक ली थी आईआर की। तो वो उसमें चीज़ें बड़े अच्छे मज़े वाले तरीके से ना, जैसे मतलब बात मज़े वाला मतलब ये है कि आप ना अपना-अपना इंसान का टेम्परामेंट होता है। कुछ लोगों को मतलब बिल्कुल सीधी-सीधी हेडिंग्स में लिखी हुई चीज़ें पसंद होती हैं, कुछ को इस तरह पसंद होती हैं कि आइडियाज़ डिस्कस किए हों। तो हेनरी नाउ में बेसिकली ना हिस्टोरिकल फैक्ट्स उतने नहीं थे, लेकिन आइडियाज़ को और पर्सपेक्टिव्स को बड़ा उसको जो है ना उस कॉन्टेक्स्ट में रख के चीज़ों को अरेंज करके, यानी फैक्ट्स की निस्बत थॉट्स को और थ्योरीज को ज़्यादा डिस्कस किया हुआ था। और इस तरह एक और बुक थी, वो काफ़ी मुश्किल थी, जो कि कोर्स आउटलाइन में थी हमारे, क्या नाम था, क्रिस ब्राउन की ना आईआर की। तो वो मुझे बड़ी टफ लगी और उस पे मेरा मतलब टाइम ज़्यादा लगता था, समझ थोड़ी आती थी चीज़ों की। लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट में मुझे इसकी काफ़ी अच्छी समझ आने लगी और मुझे लगा कि ये बुक बहुत अच्छी है। तो बस इसी तरह के 1, 2, 3 बुक्स ले लें चीज़ों की। मुझसे किसी ने पूछा भी था कि ऑप्शनल्स की आपने कितनी बुक्स ली हैं? तो भई ये अगर एक बुक आपको अच्छी लगती है ना, जैसे आपको एडमोला अब्बास अच्छी लगती है, तो आप उसी से तैयारी करो अब आई लॉ की। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि ये सिलेबस कवर नहीं करी, क्योंकि कुछ चीज़ें पास्ट पेपर्स में ऐसी थी जो एडिमोला पास में नहीं थी, तो मैंने इस दफ़ा जो मैंने थर्ड अटेम्प्ट देनी थी, मैंने उसके लिए एक और बुक खरीदी, जो कुछ सीएसपीज़ ने यूट्यूब पे रिकमेंड किया था कि ये वाली बुक है। लेकिन वो बुक ना मुझे अपने हिसाब की नहीं लगी, मुझे उसके ऑथर का मतलब एक राइटिंग स्टाइल होता है, मुझे नहीं वो चीज़ें, मुझे मुश्किल लग रही थी वो बुक। मैंने उसको बस 1-2 नज़र डाल के तो वो बुक आज भी ऐसे ही पड़ी है, नहीं पढ़ी गई। और इंडो पाक हिस्ट्री की भी मैंने सिर्फ एक ही राइटर की बुक ली, उसके 2 पार्ट्स हैं, उसी पे फ़ोकस किया और बाकी पाक अफेयर्स से काम चला लिया था। और अगर कोई इस तरह का टॉपिक आ जाता था जो मेरी बुक्स में नहीं था, तो वो फिर मैं नेट से देख लेती थी। तो मतलब एट द एंड ना अब मुझे आके यूँ फ़ील होता है कि बुक्स को हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि मटीरियल इकट्ठा करो, मटीरियल इकट्ठा ना करो, टॉपिक्स को समझो। जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं ना, उनका मतलब समझ आ जाए, उसको आपको एक्सप्लेन करना आ जाए। बात वही एंड पे 2-4 लोगों को ना चीज़ें बतानी आ जाए आपको। जब आप बता लेते हो ना चीज़ें, तो फिर ये होता है कि आप पेपर में भी आपने एक्चुअली पेपर से बातें करनी है, लिखना है ना आपने, तो आपको समझ आए, उसकी कुछ हेडिंग्स आपके ज़हन में हो, एटलीस्ट आप उसको कुछ ना कुछ दे सको। और फिर यही बात है कि जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, मैप्स हो गए, टेबल्स हो गए, फ्लो चार्ट्स हो गए, थोड़े से मतलब फैक्ट्स और फिगर्स वाले टेबल्स आपने अच्छी तरह याद कर लिए हैं, कुछ चीज़ें आपको आती हैं ना, उससे लेंथ भी बढ़ती है, उससे पेपर आपका खूबसूरत लगता है। और एमसीक्यूज़ जो हैं, डोंट फॉरगेट दिस। तो आई होप कि मैंने इसमें सारी ज़रूरी बातें कर ली हैं। तो अगर कुछ रह गया तो आप पॉइंट आउट कर देना इस टॉपिक पे। मतलब मुझे लग रहा था कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ, क्या समझाऊँ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि पार्ट 1 में तो मेरे भी ये बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि आपके पास मटेरियल ही नहीं इकट्ठा हो रहा होता। तो पहली अटेम्प्ट में तो ऐसे ही होता है, दूसरी अटेम्प्ट ज़रा इसलिए अच्छी गुज़र जाती है क्योंकि आप एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मटेरियल इकट्ठा कर लेते हो, और दूसरी दफ़ा में आपको थोड़ी-सी ये भी सेंस आ जाती है, जो पहली दफ़ा में मुझे तो नहीं थी एटलीस्ट। मैं एंड तक सिलेबस ही अपना कवर करती जा रही थी, चीज़ें ही इकट्ठी कर रही थी। एंड पे भी कोई बुक पता चलती थी ना, तो वो आखिरी दिनों में मँगवा लेती थी और उसको पढ़ने की कोशिश करती थी और रिवाइज़ करना भूल जाती थी। टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि एट एंड तक कुछ भी मेरे पास, मुझे लग रहा था और था भी नहीं ना बुक्स। मुझे पार्ट 1 में बहुत लेट मिली थी बुक्स। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी शुरू में, तो काफ़ी अरसा 2-3 महीने तक, इवन नहीं, सितंबर तक तो मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि आप ऑनलाइन ना इस तरह बुक्स ऑर्डर कर सकते हो इल्मी वालों से। और मतलब अगर उनके पास नहीं भी होती, तो अगर आप उनको पीडीएफ भेज दो, तो वो आपको पब्लिश करके, मतलब सारा कुछ करके ना, तो वो बुक भेज देते हैं, प्रिंट निकाल के दे देते हैं। तो मैं बस इसी तरह जुगाड़ वगैरह लगा के पार्ट 1 किया था। तो इसलिए जो है यही मुझे लगता है कि एक दफ़ा मटेरियल इंसान इकट्ठा कर ले, और मटेरियल भी तो तभी आप इकट्ठा करेंगे ना, जब 2-2 3-3 दिन अपने हर सब्जेक्ट को पहले देख के देख लेंगे, तो 1 महीने में आप मटेरियल इकट्ठा कर लो चीज़ों का। और फिर तो साथ-साथ पढ़ते हुए आपको एहसास होता है कि कौन-सा मटेरियल अच्छा है, कौन-सा नहीं अच्छा। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करे। और जो लोग आखिर तक वीडियो देख रहे हैं, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। और एंड पे मैं आपको एक और बड़ी अच्छी-सी दुआ बताती हूँ, जो कि बहुत आसान है। 3 वर्ड्स हैं इसमें सिर्फ, और इतना इसका फ़ायदा होता है। ये दुआ है, अल्लाहुम्मा हदिनी व सद्दिदनी, ए अल्लाह मुझे हिदायत दे और सीधा रास्ता दिखा। तो इसमें पढ़ाई करते हुए ना इसको बहुत ज़्यादा, वैसे भी दिन में मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए आपको कोई डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी, तो आप ये दुआ जो है ना कंटिन्यूअसली रिसाइट किया करें, बुक्स खोलने से पहले रिसाइट किया करें। वो वाली जो दूसरी दुआएँ बताई हैं वो भी किया करें, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, और जो है ये वाली भी।
तो इससे ये होगा कि अल्लाह ताला आपको ना एक राइट डायरेक्शन दे देंगे कि कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन से नहीं। शुरू से बचपन से आप फ़ील करते होंगे ना कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा और वही पेपर में आ गया, तो कितनी खुशी होती है। तो होता तो ये सारा कुछ अल्लाह की तरफ से है ना कि आपको अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें दिखा दी, ठीक है? जो लोग नहीं मानते अल्लाह ताला को, वो कहते हैं ये तो बाय लक है, बाय चांस है। लेकिन वो इस बात को तो मानते हैं ना कि पॉज़िटिव एनर्जी होती है। आप पॉज़िटिव बोलते हो, पॉज़िटिव बातें करते हो और पॉज़िटिव एक्शंस करते हो, तो आपको रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। इंटेंशंस आपकी पॉज़िटिव हों, तो आपको सारा कुछ। तो क्यों ना फिर हम ज़ुबान से इकरार करके, इससे ज़्यादा पावरफुल और पॉज़िटिव चीज़ें क्या हो सकती है ना कि आप अल्लाह ताला से मदद माँग रहे हो और आप कह रहे हो कि मुझे डायरेक्ट कर दें सही रास्ते की तरफ, सही नॉलेज की तरफ, सही चीज़ें, मुझे मेरा टाइम ना वेस्ट हो। तो इस तरह जो है ये दुआएँ बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।